हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं वैदिक कल्चर। सबसे पहली बात, एक बात समझेंगे क्या, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। और आज की चर्चा में हम लोग क्या देखने वाले हैं, वैदिक कल्चर, वैदिक संस्कृति। तो ये सभ्यता से संस्कृति कैसी हो गई। पिछली क्लास में हम लोगों ने इस बात को देखा था कि सभ्यता कहलाने के लिए किन्हीं लक्षणों की आवश्यकता थी। और हम लोग क्या देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतिम चरण में वो लक्षण समाप्त हो जाते हैं। जैसे नगरों के जो नगर नियोजन की जो पैटर्न थे वो खत्म हो जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से यूनिफॉर्मिटी थी वो यूनिफॉर्मिटी खत्म हो जाती है, एक रूपता खत्म हो जाती है। इसी वजह से हम लोग क्या कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो जाता है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। अब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया तो अब क्या देखते हो आप, अब आप क्या देखते हो कि एक वैदिक संस्कृति का उत्पत्ति होती है, वैदिक संस्कृति की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो एक टॉपिक लिख लीजिएगा, क्या टॉपिक लिखिएगा, क्या, वैदिक, वैदिक कल्चर। टाइम पीरियड की अगर बात की जाए तो आप क्या कहोगे, 1500 से ले बीसी से लेकर के 600 बीसी तक। ठीक है, टाइम पीरियड आप क्या कहोगे, 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक। और विश्वास मानो ये जो 600 बीसी लिखा हुआ है, जब तक हम लोग यहाँ पे पहुँचेंगे आप देखोगे क्या कि सोसाइटी में पूरा उथल पुथल मच चुका रहता है। मतलब कि पूरी की पूरी इतिहास एकदम ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रही होती है ना। इसको कहते हैं क्या, ए द ग्रेटेस्ट अपहीवल इन सेंचुरी, द ग्रेटेस्ट अपहीवल इन सेंचुरी। कब, 6th सेंचुरी बीसी। आओ देखते हैं। अच्छा, एक बात और देखो, इस टाइम पीरियड को आप फिर से दो भागों में बांट सकते हो। इस टाइम पीरियड को आप फिर से दो भागों में बांट सकते हो। कैसे, एक को आप क्या कह सकते हो, अर्ली वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड, या इसी को आप दूसरे नाम से जान सकते हो, क्या, ऋग्वैदिक पीरियड। ठीक है, दूसरा क्या है, लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल। लेटर वैदिक पीरियड, या इसी को आप तो दूसरे नाम से जानते हो, किस नाम से, आयरन पीजीडब्ल्यू फेज, पीजीडब्ल्यू फेज। ठीक है, समय कब से कब तक आप क्या कहोगे, क्या कहोगे, 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक, है ना। इसका समय कब से कब तक आप क्या कहोगे, 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक। यह है क्या, मैं अभी बता रहा हूँ, घबराओ नहीं। देखो, वैदिक कल्चर को, वैदिक संस्कृति को दो भागों में बांट दिया गया। कैसे कैसे, एक क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वैदिक काल, या इसी को आप लोग किस नाम से जानते हैं, ऋग्वैदिक काल। ऐसा समय जिस समय वेदों की रचना हो रही थी। दूसरा काल क्या होता है, दूसरा समय किस में बांट सकते हैं आप, लेटर वैदिक पीरियड, या उत्तर वैदिक काल, या उत्तर वैदिक काल। इसी को आप लोग किस नाम से जानते हैं, आयरन पेंटेड ग्रे वेयर फेज, आयरन पेंटेड ग्रे वेयर फ्रेज। लौह चित्रित धूसर मृदभांड, लौह चित्रित पेंटेड धूसर ग्रे वेयर मतलब क्या, मृदभांड मतलब क्या, ऐसा समय जिस समय लोहे की भी खोज हो चुकी थी और उस समय पेंटेड ग्रे वेयर्स मिल रहे थे। वही हस्तिनापुर अतरंजी खेरा वाला रीजन, उसके बारे में बातें करेंगे। कब करेंगे, लेटर वैदिक पीरियड में। फिलहाल आज हम लोग का टॉपिक क्या है, आज हम लोग का टॉपिक क्या है, अर्ली वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड। अच्छा, एक बात और समझना, इसके इतिहास के बारे में बात करें, इसके इतिहास के बारे में बात करें तो एक शब्द आप लोग बार बार सुनेंगे, वो शब्द क्या है, आर्य। आर्यंस, है ना, आर्यंस, जिसका मतलब क्या होता है, ऑफ हाई ब्लड, मतलब जो कुलीन हो, जो श्रेष्ठ हो, ऑफ हाई ब्लड।
या ऑफ नोबल ब्लड, है ना, जो कुलीन हो, जो श्रेष्ठ हो। अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए, भारतीय उपमहाद्वीप के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए, तो इस शब्द को देने का श्रेय किसको जाता है, आप क्या कहोगे, मैक्स मुलर को। किसको जाता है, मैक्स मुलर को। ठीक है, तो मतलब बेसिकली हम लोग को पढ़ना क्या है, आर्यों का इतिहास पढ़ना है कि किस प्रकार से आर्य जो थे वो भारत में आए और भारत में आकर के उनका विस्तार क्या हुआ। ठीक है, सबसे पहले एक बात समझना, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक आप बोल दो, A to Z कोई भी टॉपिक बोल दो, उसको पढ़ने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले आप क्या समझेंगे, सबसे पहले क्या समझेंगे, किसी काल के सोसाइटी के बारे में समझेंगे कि उस काल में सोसाइटी कैसी थी, समाज कैसा था, है ना, उस काल में समाज कैसा था, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। उसके बाद आप क्या समझोगे, उसके बाद तुम समझोगे क्या इकोनॉमी कैसी थी उस समय की, उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी, उस समय का पॉलिटी कैसा था, है ना। अगर मान लो कोई वंश के बारे में पढ़ रहे हो, कोई डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे हो, कोई पीरियड के बारे में पढ़ रहे हो, तो आप एक बात और कह सकते हो क्या कि जियोग्राफिकल एक्सटेंट क्या था, उनका भौगोलिक विस्तार कहाँ तक था, है ना। तो इतने डायमेंशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और क्या देख सकते हो आप कि उनकी रिलीजियस लाइफ कैसी थी, उनकी रिलीजियस लाइफ कैसी थी, उनकी रिलीजियस लाइफ कैसी थी, है ना। क्या क्या देखेंगे हम लोग, समाज के बारे में देखेंगे, अर्थव्यवस्था के बारे में देखेंगे, भौगोलिक विस्तार देखेंगे उनका, उनकी ये रिलीजियस लाइफ कैसी थी, उनकी धार्मिक जीवन कैसा था, उनका पॉलिटी, उनका राज व्यवस्था कैसा था, है ना। इतने डायमेंशंस पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिएगा क्या, वैदिक संस्कृति का भौगोलिक विस्तार, आर्यों का भौगोलिक विस्तार, वैदिक संस्कृति का भौगोलिक विस्तार। वो कहाँ गया साफ करने वाला, कि आर्य कहाँ से आए थे, आर्य कहीं मध्य एशिया से आए थे, सेंट्रल स्टेपीज ग्रासलैंड, मध्य एशियाई घासों के मैदान से वो आए थे। और आ करके सबसे पहले कहाँ बसे वो, आप क्या कहोगे, ईस्टर्न अफगानिस्तान, ईस्टर्न अफगानिस्तान, ईस्टर्न अफगानिस्तान में बस गए। और आप क्या कहोगे, कहाँ बस गए, पंजाब प्रांत में बस गए। और कहाँ बस गए, वो पंजाब प्रांत में बस गए। और कहाँ बस गए, आप क्या कहोगे, सिंध प्रांत में बस गए। ये कौन से पंजाब और सिंध की बात हो रही है, ये बात हो रही है, ये बात हो रही है पाकिस्तान के प्रांतों के बारे में, है ना, ये बात हो रही है पाकिस्तान के प्रांतों के बारे में। देखो कहाँ बसे, सबसे पहले ईस्टर्न अफगानिस्तान, फिर कहाँ बस गए, पंजाब और सिंध में। इसके बाद कहाँ पे आए वो, इसके बाद वो आ गए इंडिया के पंजाब में, इंडिया के पंजाब में। फिर वो कहाँ आ गए, फिर वो हरियाणा में जाके बस गए। और कहाँ आए, और कहाँ आ गए, दिल्ली में आ गए। ठीक है, एग्जाम में लेकिन आपसे ये नाम देखने को नहीं मिलेगा, एग्जाम में आपको ये नाम देखने को नहीं मिलेगा। एग्जाम में कैसे पूछेगा, ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में पूछेगा, मैप के लोकेशन के बारे में पूछे, आप कैसे बताओगे वो कहाँ पे आ गए थे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आ गए थे और यहाँ पे वो रह रहे थे। और अपने रहने के स्थान को उन्होंने क्या कह दिया था, अपने रहने के स्थान को उन्होंने क्या नाम दिया था, सप्त सैंधव प्रदेश। क्या नाम दिया था, सप्त सैंधव, सप्त सैंधव प्रदेश। बेसिकली ये सप्त सैंधव प्रदेश क्या था पता है, ये सप्त सैंधव प्रदेश क्या था, एक सिंधु नदी, 5 उसकी सहायक नदियां और एक सरस्वती नदी के द्वारा बनाया गया क्षेत्र, इसी के इर्द गिर्द वो रहते थे और इस क्षेत्र को क्या कहते थे, वो सप्त सैंधव प्रदेश। तो हमें इसके बारे में पता कहाँ से चला कि वो अपने क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश कहते थे, नदियों के बारे में कहाँ से जानकारी मिली, तो आप क्या कहोगे, ऋग्वेद के 10वें मंडल में,
ऋग्वेद के 10वें मंडल में हालांकि देखो ऋग्वेद के 10वें मंडल को 3 भागों में बांट सकते हो, 3 भागों में। ठीक है, पहले भाग को क्या कह सकते हो आप, नदी स्तुति से सूक्त, नदी स्तुति सूक्त, है ना। दूसरा क्या था, दूसरा कह सकते हो क्या, नसदैया सूक्त, नसदैया सूक्त। तीसरा क्या कह सकते हो, पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त। अब ये क्या है, देखो ये नदी स्तुति सूक्त जो है, इसी में हमें नदियों के बारे में जानकारी मिलती है, इसी में हमें नदियों के बारे में जानकारी मिलती है। नसदैया सूक्त में क्या देखते हो, नसदैया सूक्त में आपको जानकारी मिलती है किस प्रकार से ब्रह्मांड का सृजन हुआ और किस प्रकार से ब्रह्मांड जो है वो खत्म हो जाएगा। ये पुरुष सूक्त क्या है, आप क्या कहोगे, पुरुष सूक्त क्या है, पुरुष सूक्त से हमें वो इंफॉर्मेशन मिलती है, मतलब इसमें सबसे पहले शूद्र का वर्णन होता है, सामाजिक व्यवस्था के बारे में इसमें जिक्र मिलता है ना। तो एक बात समझना, सप्त सैंधव प्रदेश क्या था, 7 नदियों के द्वारा बनाया गया क्षेत्र। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी स्तुति सूत्र से। देखो ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी स्तुति सूत्र से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। इस सूत्र के साथ 2 सूक्त और कौन कौन से हैं, नसदैया सूक्त, ब्रह्मांड के सृजन और इसके विनाश के बारे में जानकारी मिलती है, कैसे होगा, पुरुष सूक्त जिसमें शूद्रों के बारे में जानकारी मिलती है, आप कह सकते हो क्या, सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है ना। ठीक है, अब एक बात और समझो, मैंने आपको क्या बताया, सप्त सैंधव प्रदेश कैसे बना था, सिंधु नदी और 5 सहायक नदियों और एक सरस्वती नदी के द्वारा बनाए गए क्षेत्र से। तो लेकिन ऋग्वेद में ये सिंधु नदी सरस्वती नदी ऐसे नहीं लिखा हुआ था, उसमें उनका ऋग्वैदिक नाम लिखा गया। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ इंडस नदी का या सिंधु नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है। ठीक है, तो आओ देखते हैं, इन सारी बातों को समझते हैं। सबसे पहले देखो क्या है, सबसे पहले नदी कौन सी लिखते हैं, चेनाब। सबसे पहले लिखते हैं चेनाब। इधर देखो मैं उसका न्यू नेम लिखता हूं, ठीक है, न्यू नेम। और इस साइड क्या लिख देते हैं, ऋग्वैदिक नाम। चेनाब, चेनाब को किस नाम से जानते हैं, आप क्या कहोगे, अस्किनी के नाम से जानते थे। चेनाब का ऋग्वैदिक नाम क्या था, आप क्या कहोगे, अस्किनी। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या कह लोगे तुम, रावी कह लो। रावी को किस नाम से जानते हैं, परुसनी नदी के नाम से। ये वही परुसनी नदी है जिसके जिसके किनारे, जिसके बैंक पे, जिसके किनारे पे 10 राग युद्ध हुआ था, या 10 राजन युद्ध हुआ था, जिसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, ऋग्वेद के 7वें मंडल से, है ना। इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे, अभी हम लोग घबराइए नहीं। ठीक है, रावी, चेनाब, झेलम। झेलम को किस नाम से जानते हैं हम लोग, वितस्ता। वितस्ता। और कौन सी नदी है, रावी, चेनाब, झेलम, और आप कह लो क्या, ब्यास या ब्यास, दोनों लिख सकते हो, ब्यास और व्यास। ठीक है, व्यास या ब्यास। इसका नाम क्या था, विपासा, विपासा। ठीक है, और किसका नाम लिख लो आप, घग्घर हाकरा, या आप कह लो कि सरस्वती। सरस्वती, इसका नाम क्या था, घग्घर हाकरा। हाकरा। ठीक है, और आप क्या कह सकते हो, और आप क्या कह लोगे, मान लो काबुल। काबुल, इसका नाम क्या था, कुबा। और क्या था, गोमाती, इसका नाम क्या था, गोमल। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी हमें कहाँ से देखने को मिलती है,
कहाँ से देखने को मिलती है? ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी स्तुति सूत्र से। एक बात याद रखना, इंडस या सिंधु नदी का, इंडस या सिंधु नदी का वर्णन सबसे अधिक बार देखने को मिलता है, सबसे अधिक बार देखने को मिलता है। किसका वर्णन? सिंधु नदी का वर्णन देखने को सबसे अधिक बार मिलता है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताओ ऋग्वेद में किस नदी का वर्णन सबसे अधिक बार देखने को मिलता है? आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे? सिंधु नदी। ठीक है, और सिंधु नदी को वो किस नाम से जानते थे? सिंधु नदी को किस नाम से जानते थे? इसके क्षेत्र को हीरानयनी, हीरानयनी, हीरानयनी। ध्यान से सुनिएगा, सिंधु नदी का वर्णन सबसे अधिक बार देखने को मिलता है और इसके क्षेत्र को किस नाम से जानते थे? वो हीरानयनी क्षेत्र के नाम से। एक बात और आपको इसी के साथ याद रखना है, ये सिंधु नदी या इंडस नदी कहाँ पे जाके विलीन होती थी, कहाँ पे अपना जल गिराती थी? तब क्या कहोगे? अरेबियन सी में, अरेबियन सी में। और इसका ऋग्वैदिक नाम क्या था? आप क्या कहोगे? इसका ऋग्वैदिक नाम क्या था? आप क्या कहोगे? पेरावत, पेरावत। इसका ऋग्वैदिक नाम क्या था? आप क्या कहोगे? पेरावत। दूसरी बात और समझना, दूसरी बात और समझना, सरस्वती नदी को वो सबसे ज़्यादा पवित्र नदी मानते हैं। सरस्वती नदी को वो सबसे ज़्यादा पवित्र नदी मानते हैं। इसको वो सबसे अधिक पवित्र नदी के नाम से जानते हैं और इसको वो 3 नामों से बुलाते हैं, 3 नामों से बुलाते हैं। किस नाम से? नदी तमा, नदी तमा और माते तमा, माते तमा। और किस नाम से बुलाते हैं? आप क्या कहोगे? और किस नाम से बुलाते हैं? देवी तमा। ठीक है, दो किस नाम से बुलाते हैं वो? नदी तमा, माते तमा, देवी तमा। नदी तमा मतलब क्या होगा? द बेस्ट ऑफ ऑल रिवर्स, सभी नदियों में श्रेष्ठ। माते तमा क्या होगा? द बेस्ट ऑफ ऑल मदर्स, मतलब क्या? इसका मतलब क्या होगा? बेस्ट ऑफ ऑल मदर्स, सभी माताओं में श्रेष्ठ। देवी तमा क्या होगा? मतलब द बेस्ट ऑफ ऑल गॉडेसेस, इसका मतलब क्या होगा? सारी देवियों में श्रेष्ठ। ठीक है, ये हो गया नदियों के बारे में कुछ जानकारी। और बात समझना, ज्योग्राफी से रिलेटेड और क्या जानकारी मिलती है हमें? और क्या जानकारी मिलती है? हाँ, देखना देखना, वो लेटर वैदिक पीरियड में आप क्या देखते हो? लेटर वैदिक पीरियड में वो क्या करते हैं कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से शिफ्ट होके कहाँ आते हैं? गंगा यमुना दोआब वाले क्षेत्र में, गंगा यमुना दोआब वाले क्षेत्र में। और इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? वो ब्रह्म ऋषि देश, ब्रह्म ऋषि देश। ठीक है, ब्रह्म ऋषि देश। देखो, गंगा यमुना दोआब वाले क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? वो ब्रह्म ऋषि देश, ब्रह्म ऋषि देश। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि ऋग्वेद में ब्रह्म ऋषि देश का संबंध किससे है, तो आप क्या कहोगे? गंगा यमुना दोआब वाले क्षेत्र से। ठीक है, और बातें मैं आपको बताता हूँ, लिखते चलना, साथ ही साथ लिखते चलना। देखो, वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि जो हिमालय, हिमालय 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 और विंध्य, हिमालय और विंध्य। देखो, हिमालय और विंध्य के मध्य का जो क्षेत्र होता है, हिमालय और विंध्य के मध्य का जो क्षेत्र होता है, उसे किस नाम से बुलाते हैं? वो इसे कहते हैं वो मध्य देश, मध्य देश। हिमालय और विंध्य के बीच के क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? वो मध्य देश के नाम से जानते हैं। ठीक है, और एक बात और समझना कि पूरे के पूरे आर्य क्षेत्र, मतलब जहां तक आर्य बसे हुए थे, उस पूरे के पूरे क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? वो आर्यव्रत, आर्यव्रत। मेरी बात को फिर से समझना। देखो, सिंधु वाला क्षेत्र हिरनैनी प्रदेश, सरस्वती नदी सबसे पवित्र थी, किस नाम से बोलते थे? नदी तमा, माते तमा, देवी तमा। हिमालय और विंध्य के बीच के क्षेत्र को क्या कहते थे? मध्य देश। गंगा यमुना के क्षेत्र के गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र को क्या कहते थे? वो ब्रह्म ऋषि देश। ठीक है, और एक क्या बच गया अपने पास कि पूरे के पूरे आर्य क्षेत्र, जहाँ पे मतलब पूरे के पूरे आर्य निवास करते थे, उन्हें क्या कहते थे? वो उन्हें कहते थे वो आर्यव्रत, आर्यव्रत। ठीक है,
आज की क्लास में इतना ही। वैदिक संस्कृति के बारे में और जानकारी देखने के लिए कि वहाँ का समाज कैसा था, वहाँ की राजनीति व्यवस्था कैसी थी, वहाँ की धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, मेरे क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से बोलिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।